Hello dear students. So here I have come with the video of class 10 social science. We'll start once again with chapter 1, and this time I will try to complete the whole book of social science. That's why here I have again recording from the first chapter. So be with me. We will together accomplish a very good result. So this time we are targeting 2025 HSLC. Okay. So let us start our first chapter. The chapter is Geography, chapter 1. The name of the chapter is Economic Geography, its subject matter and resource. Now, first of all, we need to understand what does this economic geography means. When we say geography, means the study of earth, that is geo means earth. Economics means anything which is related to money. Okay, so when both these combine together, economic geography is formed. It is actually based on the study of human activities. इंसानों के काम से जुड़ा हुआ है, associated with production, distribution, consumption and exchange of resources. Now, production of what? Production of resources. Do remember, production of what? Production of resources. We'll study further what is resource in this chapter itself. तो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है. प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? रिसोर्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स डन इन स्पेशल एंड टेम्पोरल कंटेक्स्ट, मींस डन इन द प्लेस एंड टाइम. These are the two important factors related to production of resources and its distribution and consumption. Why place? Because in India itself lots of places exist and हर जगह का अपना कुछ अलग ethnicity है, अलग culture है, अलग food habits है, अलग dressing sense है, अलग festivals है. तो इसीलिए place कहा गया and times. जैसे सर्दियों में आप लोग नॉर्मली पहनने में जाए तो पीपल वियर वुलन क्लॉथ्स, बट डू यू रियली थिंक द गर्मी में लोग वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे? नहीं पहनेंगे, ऑब्वियसली, इजंट इट? सो प्लेस एंड टाइम इंपॉर्टेंट. सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक ऐसा ब्रांच है जहां पर इंसानों के काम रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, या रिसोर्स, प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस बाय द अल्टीमेट कंजम्पशन कंज्यूमर, देन एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ प्लेस एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम आर एसोसिएटेड. ठीक है. नाउ स्कोप ऑफ जियोग्राफी. व्हेन वी से स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड उसके फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ and processes associated with it are mainly studied in economic geography. मतलब इंसानों के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, डेफिनेटली इंसान जैसे एक मैन है, इंसान है, इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए, और प्राइम रिक्वायरमेंट तो ये है फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. बट नाउअडेज डायमेंशन हैज बीन एक्सपांडेड. एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, हर कोई वही चाहता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन चाहिए. सो फॉर गेटिंग ऑल दिस, डेफिनेटली दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स टू वर्क, एंड एनी वर्क इन रिटर्न ऑफ विच द मैन इज अबाउट टू गेट मनी. जिसको जो काम करने के बदले में इंसान को पैसा मिलेगा, दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंसानों से जुड़ी हुई उसका फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस आर मेनली स्टडीड इन द economic geography. This is the essence. So what are the scope of the study of economic geography? अगर हम देखें तो it actually asks some basic questions.
जो भी इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है उसका लोकेशन कहाँ है, वेयर इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी लोकेटेड, मतलब अगर किसी का बिजनेस है तो बिजनेस का लोकेशन कहाँ है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या वो सेलिंग में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, ठीक है। जैसे मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं, ठीक है, तो अगर मैं स्कूल में जा रहा हूं, डेफिनेटली माय इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टीचिंग, क्लियर, एंड व्हेन यू विल ग्रो डेफिनेटली यू विल हियर यू आर स्टडिंग in order to get a better life in future, isn't it? So any activity which is related to earning money and its associated factors and processes associated are studied in economic geography. तो ये सब economic activity के characteristics हो गए. What other phenomena economic activity related, कौन कौन से phenomena economic activity के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, ऑल दीज आर एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो पहले जो 3 क्वेश्चन है ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। बाकी 2 बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी लोकेटेड, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई एक बिजनेस है, समझ लो कि महेश एक इंसान है जिसका एक पोल्ट्री फार्म है, क्या है, पोल्ट्री फार्म, ठीक है, तो वो पोल्ट्री फार्म जो है वो कहां पर लोकेटेड है, उसका लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर ये जहां पर लोकेटेड है, समझ लो कि एक गांव में लोकेटेड है, विलेज में, अगर यहां पर लोकेट नहीं होके शहर में होता तो क्या होता, इफ इट इज इन टाउन तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा होता, उसका स्केलिंग ऑफ बिजनेस अच्छा होता, इनकम ज्यादा आता है कि नहीं, गॉट इट। सो दीज आर द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जॉर्ज शीसम, एक जिन्हें हम मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस। इकोनॉमिक, आप किसी भी जगह पर हो वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेंड क्या है, मतलब लोग यहां पर क्या एक्टिविटी के साथ लगे हुए हैं, जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, जैसे शहर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, गांव में उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं है, गांव में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, isn't it? शहर में ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सर्विस सेक्टर इन मींस कोई हो गया आपका नर्सिंग सर्विस भी हो सकता है, हॉस्पिटलिटी सर्विस हो सकता है कि नहीं, जैसे आजकल घर में बैठ के और खाना ऑर्डर करो, घर में आ जाता है आपका स्विगी जोमेटो, अभी भी बहुत सारे ग्रोसरीज पे ऐप निकल गए हैं, मतलब सर्विस सेक्टर इज, अभी अगर आप गांव में बैठे हो वहां से स्विगी को बोलोगे खाना लाके दो, स्विगी नहीं देगा। अभी आप अच्छा शहर में बैठे हो, वहां पर ऑर्डर करोगे तो डेफिनेटली स्विगी एंड जोमेटो विल ब्रिंग food to your doorstep, isn't it? So location is also important. Location also determines the type of activities with which human would be associated with. Clear है? और 2 इकोनॉमिक ज्योग्राफर्स है, एक का नाम है CF जोन्स, दूसरे का नाम है GG डार्केनवर्ल्ट। उनके हिसाब से इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशंस और एक्टिविटीज, मतलब जो काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, डेवलपमेंट आती है, जो काम करने से आप काम कर रहे हो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रही है, पैसा बढ़ रहा है, इकोनॉमी में फायदा हो रहा है, दैट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। एंड एक्सप्लोरिंग द 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों कुछ जगह आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स ऑफ वेरियस आर्टिकल्स, एंड व्हाई आर सम आर एडवांस्ड, व्हाई सम प्लेसेस आर एडवांस्ड इन इंपोर्ट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल हम ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल। इंडिया, याद रखना, इंडिया इज ए एनर्जी डेफिशिएंट नेशन, डू रिमेंबर, इंडिया क्या है, एनर्जी डेफिशिएंट है, हमें जितना एनर्जी की जरूरत होती है 80% वी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, isn't it? तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर हम क्या इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम वी इंपोर्ट फ्रॉम वेस्ट एशियन नेशन,
अब जब हम एशिया पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। वेस्ट एशियन नेशन से हम लोग क्या करते हैं, वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल, फिर इसको रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसे हम लोग फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंड सम वी यूज। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहे हैं व्हाई सम आर आउटस्टैंडिंग इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। जैसे इन टर्म्स ऑफ टी, अगर हम टी लेते हैं, ठीक है, इन असम, असम इज फेमस फॉर टी, वी नो। पूरे देश का याद रखना, जितना भी टी प्रोडक्शन होता है भारत में, उसमें 51 से लेकर 53% असम में प्रोड्यूस होता है, और पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का 10% लगभग असम में प्रोडक्शन होता है। सो इतना ज्यादा प्रोडक्शन टी का हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ टी हैविंग अबंडेंस, but in terms of energy like crude oils we are energy deficient. Got it? So ये दो क्वेश्चन प्राइमरीली पूछा था किसने, सीएम जोन्स और जीजी डार्कनबर्ग ने। क्लियर है? अच्छा, अभी हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशंस ऑफ मैन क्या है। पहला हो गया आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जहां पर डायरेक्टली इंसान एक्सट्रैक्ट करते हैं resources from the nature itself. ठीक है, when any activity is related directly with the extraction from nature, nature से हो रहा, नेचर के साथ डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट मतलब रिलेशन है, उसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्सेस कलेक्शन, मिनरल रिसोर्स कलेक्शन या मिनरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन, ऑल दीज आर प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो भी चीजें आपने बनाया या एक्सट्रैक्ट किया, उसी को जब आप फैक्ट्री में लेके जाओगे और उसे प्रोसेस करके, मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो आपने बनाया, उसे आपने बनाया, इनपुट दिया, वो हो गया आपका रॉ मटेरियल। ठीक है, उसको किया प्रोसेस और फिर बनाया आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये जहां पर होता है उसे कहा जाता है आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, मतलब फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, रिपेयर्स। ओके, प्राइमरी ऑक्यूपेशन और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के साथ कुछ और भी ऑक्यूपेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज दोनों का काम बंद हो जाएगा। देखिए, रॉ मटेरियल, अगर जैसे कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पकड़ते हैं, तो कॉटन कहां से आता है, खेत से आता है, मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और जाता कहां पर है, टेक्सटाइल मिल्स में। तो ये जो फैक्ट्री, मतलब जो खेत से, दैट इज कॉटन फील्ड से कॉटन को लेके जाना है फैक्ट्री तक, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, यह ट्रांसपोर्टेशन टर्शियरी ऑक्यूपेशन है। गॉट इट? कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, होलसेल ट्रेडिंग, रिटेल सेलिंग, टूरिज्म, ये सारे क्या है आपका टर्शियरी ऑक्यूपेशन में आता है। और एक है जो इन तीनों की मदद करता है, और एक ऑक्यूपेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है आपका क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन। ठीक है, याद रखना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डू रिमेंबर, कोई भी चीज अगर हमें बनाना है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है। कोई भी चीज अगर आपको बनाना है तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ठीक है, लैंड मतलब जगह चाहिए होगा, लेबर जो काम करेंगे, इंसान चाहिए होगा काम करने के लिए, कैपिटल पैसा चाहिए होगा, पैसे के बिना नहीं होगा, और ऑर्गेनाइजेशन, देयर मस्ट बी सम सेंट्रल अथॉरिटी हु वुड लुक आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस, सेलिंग प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, मार्केटिंग मैकेनिज्म, फाइनेंस सेक्टर, वो सारा कौन देखेगा, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एंटरप्रेन्योर्स, है कि नहीं। सो क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन इन सबको, जैसे कि आपका फैक्ट्री लगाना है तो सब पैसा आप कहां से लाओगे, किसी से उठाओगे या बैंक में जाओगे, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाओगे लोन के लिए। तो ये जो बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दे वुड प्रोवाइड लोन्स। अभी आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, प्रोडक्ट का मार्केटिंग तो चाहिए, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास जाओगे, ठीक है नहीं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। एक रिपोर्ट के हिसाब से आजकल जितने भी कंपनी है सबसे ज्यादा अपना एडवर्टाइजिंग में खर्चा करता है। इसका मतलब वो बात सही निकली, जो दिखता है वही बिकता है, isn't it? फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड रिसर्च, ऐसा नहीं है कि जो है उसी में रह जाना है, रिसर्च जरूरी है। ओके, सो दीज आर ऑल क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन। नाउ स्टडी द मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी और उसके सब्जेक्ट मैटर।
पहला ब्रांच है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जैसे ही हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, तो व्हाट वी विल स्टडी, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? पहला, एग्रीकल्चर मतलब क्या क्या फैक्टर्स एसोसिएटेड है, फैक्टर्स या प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, फैक्टर्स या क्या बोला मैंने, फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस, फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन द एग्रीकल्चर, सीजन्स डिपेंडिंग ऑन विच एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज डन। फिर जब आपने क्रॉप्स हार्वेस्टिंग सीजन हो गया, हार्वेस्ट करने के बाद क्रॉप्स को क्या करना है, बेचना है, दैट इज मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो सारा कहां आता है आपका, एग्रीकल्चर में आता है। इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, फैक्टर्स एसोसिएटेड इन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो लेबर इंटेंसिव है कि कैपिटल इंटेंसिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा लेबर काम कर रहे हैं कि ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन काम कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेटेड इन द इंडस्ट्री, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्री जनरेट हो रहा कर रहा है। जैसे रिसेंटली आसाम जोगी गुफा, ठीक है नहीं, दैट इज आप बोल सकते हो 2700 करोड़ का नरेंद्र मोदी ने इसका स्टोन रखा, 2700 करोड़ का क्या एस्टैब्लिश हुआ है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ठीक है, सेटअप किया गया है 2700 करोड़ रुपए से, इजंट इट? कहां पर, जागी रोड में, मोरीगांव। ओके, सो ये भी इंडस्ट्रियल फैक्टर से सब्जेक्ट मैटर है, मतलब उसका लोकेशन, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री, फिर उसका फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, कंजम्पशन, उसका मार्केटिंग, होलसेल प्रोडक्ट मार्केट है कि रिटेल मार्केट में सेल होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सब इंडस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर हो गया। फिर ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, व्हेन वी से रिसोर्स, एनीथिंग विच हैज द फंक्शनैलिटी एज वेल एज यूटिलिटी, दैट इज रिसोर्स। जिसका कोई भी चीज जिसका फंक्शन है, जो काम करता है और जिसको इंसान का यूटिलिटी है, मतलब इंसान का वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, वो रिसोर्स है। रिसोर्स जियोग्राफी में मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्स, लोकेशन ऑफ रिसोर्स, वेदर इट इज अवेलेबल। जैसे इंडिया में, इंडिया इज एनर्जी डिफिशिएंट, एनर्जी नहीं है, बट इंडिया के पास पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है इंडिया के पास। इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना को पीछे छोड़ दिया है, isn't it? नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी। अभी ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी में ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ फायदा करता है, किस तरीके का ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, ठीक है, और कहाँ कहाँ काम करता है, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन में, है कि नहीं, सब में ट्रांसपोर्ट का जरूरी है। मार्केटिंग, आपने ट्रांसपोर्ट भी कर लिया, चीजों को बना भी लिया, अभी उसका मार्केटिंग जरूरी है। रॉ मटेरियल को लेके जाना है कहां पर, फैक्ट्री तक, उससे पहले कहा जाता है मंडी में, जहां उसका मार्केटिंग होता है, मंडी। फिनिश प्रोडक्ट बना लिया है, उसको सेल करना है, तो जाएगा कहां, मार्केट। तो टाइप्स ऑफ मार्केट, होलसेल भी हो सकता है, रिटेल भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मार्केट भी हो सकता है, isn't it? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फैक्टर्स क्या क्या है, प्लानिंग स्ट्रेटेजीज क्या है। सिर्फ इकोनॉमिक अगर बेस के ऊपर हम डेवलपमेंट शुरू करें तो इट वुड हार्मफुली अफेक्ट द एनवायरमेंट, इसीलिए कंसेप्ट डेवलप हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मींस व्हाट, वी कैन नॉट फॉरगेट इकोनॉमी एज वेल एज वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज एनवायरमेंट। तो एक जो बीच का रास्ता आया उसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट करनी है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। गॉट इट? एनवायरमेंट को बचाना है और बचाने के बाद हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। रीजनल एंड रिसोर्स बेस्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व, ये सारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आता है। जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म, ठीक है, पोटेंशियलिटी, कहां कहां टूरिज्म का पोटेंशियलिटी है, टूरिज्म डेवलप करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जरूरी है कि नहीं। टूरिज्म किसी जगह पर टूरिज्म क्यों हो, मतलब डेवलप हो सकता है, कोई रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है, एडवेंचर टूरिज्म हो सकता है, ठीक है नहीं। इट्स इन असम वी आर हैविंग
कामाख्या टेम्पल बहुत सारे लोग आते हैं ड्यूरिंग अम्बुबाची मेला। नावेडेज बिहू, जैसे वर्षापारा स्टेडियम में आपके इतने सारे लगभग 11,000 लोगों ने एक साथ बिहू डांस परफॉर्म किया। तो बिहू इज एक्चुअली शोकेसिंग द कल्चर ऑफ असमीज पीपल। सो इससे अट्रैक्ट होकर बाहर के लोग आएंगे। तो टाइप्स ऑफ टूरिज्म, लोकेशन, कहां डेवलप किया जा सकता है, तो ऑल दीज आर इन्वॉल्व इन टूरिज्म। ओके, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। ओके, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स। कोई भी मटेरियल जो इंसान के काम में आता है वो रिसोर्स है। ठीक है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सनराइज, सॉयल, प्लांट्स, फ्रूट्स, मिनरल्स, जो भी चीज इंसान का काम में आता है वो क्या है, रिसोर्स है। एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है ज़िमरमैन। उनके हिसाब से कोई भी मटेरियल रिसोर्स होने के लिए उसके पास दो गुण होना चाहिए। एक तो उसका फंक्शनलिटी होना चाहिए, दूसरा यूटिलिटी होना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब पावर ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ठीक है, सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ओके, सो जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्यों देख रहा है, बिकॉज दिस वीडियो इज एक्चुअल एज हैविंग द फंक्शनलिटी। क्या फंक्शनलिटी है, ये ज्योग्राफी के चैप्टर को खत्म कर रहा है, ये इसका फंक्शनलिटी है इस वीडियो। दूसरा इसका यूटिलिटी है, आपका कंसेप्ट समझा रहा है, isn't it? नाउ सिर्फ रिसोर्स ये नहीं कि नेचर में जो भी चीज अवेलेबल है वही रिसोर्स है। देयर आर सम अदर रिसोर्सेस टू जो इंसानों ने बनाया है, जैसे रोड्स, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, रेलवेज, एरोप्लेन्स। जो भी चीज इंसानों ने बनाया है और इंसान के जीवन को सहायता दे रही है, मतलब हेल्प कर रही है, वो मैन मेड रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स। पहला क्वेश्चन, डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज ए रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर इंटेलेक्चुअल, ठीक है, स्किल सेट, ये सारे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्स जो है वो डायनामिक होता है, मतलब रिसोर्स इज नॉट स्टैटिक। देखिए, जो चीज आज आप रिसोर्स मान रहे हो, ठीक है, कल वो रिसोर्स नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं बता रहा हूं, आज आपके पास मोबाइल है, बहुत सारा काम मोबाइल खुद कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बिकम ऑब्सोलीट, इजंट इट? जैसे आज अगर आप कोई बोले सीडी प्लेयर, ठीक है, एक टाइम में ये रिसोर्स था, बट आज इसका कोई यूज है नहीं, क्योंकि मोबाइल में हम सब कुछ पा रहे हैं, तो सीडी प्लेयर का रिसोर्स है नहीं, इसीलिए कहा गया रिसोर्सेज डायनामिक, इजंट इट? जैसे जब तक लोगों ने कोल का यूज नहीं सीखा था, तब तक ये रिसोर्स नहीं था, तब तक ये रिसोर्स नहीं था। बट जो लोगों ने इसका यूज सीख लिया फॉर एनर्जी जनरेशन, इट बिकेम ए रिसोर्स, ये रिसोर्स हो गया। न्यूट्रल स्टफ, एक ऐसा चीज जो इंसान के लिए हार्मफुल भी नहीं है और यूजफुल भी नहीं है, इसे न्यूट्रल स्टफ बोलेंगे। तो जब तक लोगों ने कोल का यूज नहीं सीखा था, तब तक कोल क्या था, न्यूट्रल स्टफ था। बट जब लोगों ने इसका यूज सीख लिया, तब कोल बन गया रिसोर्स। रेसिस्टेंस, जो इंसानों के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। एनीथिंग विच इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स रेसिस्टेंस। जैसे फ्लड वाटर, ठीक है, बैरन लैंड जिसका प्रोडक्टिविटी एकदम लो है, या लो फर्टाइल लैंड, ये क्या है, रेसिस्टेंस है। मतलब विच हैज नॉट एनी इफेक्टिव यूटिलिटी। गॉट इट? ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अच्छा देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो मटेरियल जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज वैल्यू होता है, उसे हम वेल्थ कहते हैं।
जैसे लैंड हो गया, बेचा जा सकता है, एक्सचेंज वैल्यू है। हाउस, गोल्ड भी, मशीनरीज, कंपनी शेयर एक्सेट्रा, सारे वेल्थ है। तो एक चीज कहा गया कि सारे वेल्थ तो रिसोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन सारे रिसोर्सेस वेल्थ नहीं होते। जैसे देखिए सनराइज, वी नो इट इज ए रिसोर्स, इट इज यूजफुल, बट कैन इट बी एक्सचेंज्ड? क्वेश्चन तो ये है, क्या कैन इट बी एक्सचेंज्ड? नो। सो इसका मतलब इट इज नॉट वेल्थ बट इट इज ए रिसोर्स। क्लियर? तो इससे ये साबित हो जाता है कि सारे वेल्थ तो रिसोर्सेस होते हैं, बट सारे रिसोर्स वेल्थ नहीं होते। जैसे हवा, हवा रिसोर्स है, बट कैन इट बी एक्सचेंज्ड? बोल सकते हो 1 किलोग्राम हवा दे दो, बट हाँ एक्सेप्शन है, हवा में एक कंटेंट है ऑक्सीजन, और कोई इंसान मर रहा है, कोविड-19 में बहुत बार हुआ था, बहुत जरूरत पड़ी थी ऑक्सीजन की, ठीक है। और जैसे मैकेनिकल जॉब्स में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो जिसका एक्सचेंज वैल्यू है उसे हम कह सकते हैं कि वो रिसोर्स है, बट डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि सनराइज क्या है, रिसोर्स है। बट ऑन द अदर वेट सनराइज का जब उसका फॉर्म कन्वर्ट कर दिया जाता है सोलर पैनल लगा के, फिर उससे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तब वो रिसोर्स भी होता है और वेल्थ भी होता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन ओरिजिन के हिसाब से। नेचुरल रिसोर्स, नेचर में जो पाया जाता है वो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे एयर, सनराइज, विंड्स हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट, उसके बाद आपका फॉसिल्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस है। मैन मेड रिसोर्स जो इंसानों ने बनाया है, क्लब्स, उसके बाद आपका हॉस्पिटल, स्कूल्स, बस, ट्रक, रेलवे, जो इंसानों ने बनाया, सब मैन मेड रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स, इंसान का स्किल, उसका एजुकेशन, ठीक है, उसका इंटेलेक्चुअल, ये सारे ह्यूमन रिसोर्स है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी रिसोर्स है। बायोटिक, जिसका लाइफ है, एबायोटिक, जिसका लाइफ नहीं है, ठीक है। एबायोटिक में आ गया एयर, वाटर, ठीक है, नहीं लाइफ जिसका फॉरेस्ट, एनिमल्स, हो गया, क्लियर। बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी, रिन्यूएबल मतलब एक बार रिसोर्स को यूज करने के बाद वो एक्सॉस्ट नहीं हो जाता, उसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, उसे रिन्यूएबल बोलेंगे। पानी, वाटर, सनराइज, हो गया। नॉन रिन्यूएबल, एक बार यूज करने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। फॉसिल्स, इसी के अंदर आ जाता है कोल, पेट्रोलियम, isn't it? Okay. Now, based on ownership, ओनरशिप के हिसाब से भी रिसोर्स को क्या किया गया है, फिर से कैटेगराइज किया गया है। कुछ होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, जो इंसान का खुद का पोजीशन में होता है। लैंड, उसका घर हो सकता है, हाउस, कार हो सकता है, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। नेशनल रिसोर्स, जो सरकार का होता है, जैसे रोड, रेलवेज, फिर फॉरेस्ट। इन सब में थोड़ा इंटरकनेक्टेडनेस भी हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इंडिविजुअल का भी हो सकता है, सरकार का भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। इंटरनेशनल, जो रिसोर्सेस इंडिविजुअल और नेशनल रिसोर्स के पोजीशन में नहीं आता, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस, जैसे अंटार्कटिका, वो इंटरनेशनल है। स्पेस इंटरनेशनल है, isn't it? इसलिए तो हर कोई सैटेलाइट छोड़ रहा है। A large chunk of debris are getting accumulated, मतलब बहुत सारा जो ई वेस्ट जनरेट होता है आपका सैटेलाइट की वजह से। सैटेलाइट भेजा, सैटेलाइट खराब हो गया, वो तो ई वेस्ट में कन्वर्ट हो गया, और वही ई वेस्ट हवा में घूम रहा है। हवा में मतलब कहा, स्पेस में। ओके, अंटार्कटिका हो गया, स्पेस हो गया, इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे ओशंस, सीज, जो किसी का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता। याद रखना, जैसे आपका हमारा इंडिया है, ये हो गया आपका हमारा इंडिया, क्लियर, ये हो गया अपना इंडिया। तो इसका यहां से याद रखना
जो शोर लाइन है, मतलब कोस्टल से 200 नॉटिकल माइल तक वो इंडिया के पोजीशन में आता है, और उसके बियॉन्ड जो वाटर बॉडी है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर बॉडी। ओके, वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाएगा। नाउ इतना रिसोर्स के बारे में हमने बात किया। व्हाई इट इज मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब प्रिजर्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है उसको प्रिजर्व करके रख देना, उसका यूज नहीं करना है। यूज करना है बट सस्टेनेबिलिटी, मतलब वेस्ट कम करना है, जितना जरूरत है उतना ही यूज करना है, ताकि भविष्य में जो आने वाले जनरेशन है उसको मिल सके। ठीक, तो ये जो कंजर्वेशन है इसका बात क्यों चल रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस है जो डिप्लीट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, एक आईपीसीसी याद रखना, इंटरनेशनल पैनल ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके हिसाब से 69% जो वाइल्ड लाइफ है, दैट इज बोथ फ्लोरा एंड फना, एक्सटिंक्ट, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल वेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि मिनरल वेल्थ का यूज नहीं करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है, एक्सप्लॉइट करना है बट विदाउट एनी वेस्टेज। इसी का नाम है कंजर्वेशन, ताकि फ्यूचर में जो आने वाले जनरेशन है उनको दिक्कत ना हो, वो भी उसका फायदा उठा सके, वो भी उसे यूज कर पाए। असम में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट स्पेशीज थे, प्लांट स्पेशीज, दोज हु आर विच आर अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट, जो खत्म होने वाला है, जैसे आपका सर्पगंधा, चालमुगरा, कालमेघ, अर्जुन, अघुरु, चिरोता, जायफल, सातमूल, सुकलती एसेट्रा आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। मैंने ये सब नाम इसलिए दिया क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज इन असम इज अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट। 4 नाम दे देगा, यहां से एक उठा के दे देगा, आपको वो चुनना है। ठीक है, एक तो ऑलरेडी आया है, 2024 में ही आया है, यही से आया है। जैसे कुछ फ्लोरा है जो अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट है, गोल्डन लंगूर, होलक गिवन, वाइल्ड बफेलो, पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग एकमात्र सिर्फ मानस में मिलता है ज्यादातर। रिवर डॉल्फिन, व्हाइट विंग्ड वुड डक जो असम का स्टेट बर्ड है, याद रखना। इन ओखोमिया इट इज देवहा। हॉर्नबिल, ग्रेट एडजटेंट स्टॉर्क, ये एमसीक्यू आया था 2024 में, कि नीचे दिए गए कौन सी ऐसी बर्ड स्पेशीज है जो अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट, जो असम का है। ग्रेट एडजटेंट स्टॉर्क, गॉट इट। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो दिन रात मेहनत कर रही है ताकि इस धरती को बचाया जा सके, संतुलन, एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल भी है और स्टेट लेवल का है। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखे तो एक तो है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो फॉर्म किया गया था 1948 को बाय द ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जूलियन हॉक्सले, जो फाउंडर डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, एजुकेशन साइंटिफिक, isn't it? इसका फुल फॉर्म आप लोग खुद देख लेना, यूनेस्को। अगर नहीं आता मैं बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसी के इनिशिएटिव से, आईयूसीएन के इनिशिएटिव से 2 और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई जो रिसोर्स कंजर्वेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। एक तो है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और दूसरा है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूं आईयूसीएन का काम क्या होता है। आईयूसीएन हर साल एक बुक पब्लिश करती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। ठीक है, वहां पर वो बताती है बोथ फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा मतलब प्लांट स्पेशीज, फना फ्लोरा हो गया आपका प्लांट स्पेशीज, फना मतलब एनिमल स्पेशीज, कौन सा अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट है। वो कुछ ऐसे बोलती है सीटी, सीटी का मतलब क्रिटिकली थ्रेटेंड,
या एंटी देता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्चुअली सीई होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिस स्पेशीज का मतलब 90% खत्म हो चुका है, अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट, नियर थ्रेटेंड, फिर देता है वल्नरेबल, फिर देता है एंडेंजर्ड। ये सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सब जैसे ही यूनेस्को IUCN अपना रेड डेटा बुक में जैसे भी दे देता है, इसके तहत उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे व्हाइट विंग्ड वुड डक असम का है, असम का विंग्ड वुड डक, इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ असम, जो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसका मतलब उसका 90% एक्सटिंक्ट हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, नीड हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत है। सो ये डेटा बुक वो पब्लिश करता है। नेशनल लेवल में भारत में बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसका भी वही एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एनिमल स्पेशीज और रेयर प्लांट स्पेशीज को प्रोटेक्ट करना। इसके तहत एक ऑटोनमस बॉडी बनाया गया जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जो 1986 में बनाया गया। कुछ एनजीओज है वो भी वही काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड नेचर। एक है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ग्रीन पीस इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। असम में भी है, जैसे हो गया आपका असम साइंस सोसाइटी, आर्यनक। असम में एक स्कूल है जिसका नाम है अक्सर फाउंडेशन स्कूल, ठीक है। वो लोग एक प्राइवेट स्कूल है जो बच्चों को फीस के बदले में प्लास्टिक वेस्ट लेते हैं। इसमें दो चीज हो रहा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ बच्चों को एजुकेशन भी मिल रहा है। इट्स ए नाइस इनिशिएटिव, ठीक है। नाउ कुछ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन प्रोग्राम, कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करें ताकि रिसोर्स को कंजर्व कर सके। पहला तो हो गया सर्च फॉर अल्टरनेटिव रिसोर्स। हमें पता है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो खत्म होने वाले, एक ना एक दिन तो खत्म होगा। तो इसका मतलब इससे अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले, तो हो जाएगा। इसीलिए तो रिसेंटली 22 तारीख याद रखना, जिस दिन रामलला पान प्रतिष्ठा हुआ था, उसी दिन नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम था PM सूर्योदय योजना, जिसके तहत बोला गया 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा उस घर के लोगों को जो सोलर पैनल, 1 करोड़ हाउस होल्ड में लगाया जाएगा सोलर पैनल अपने छत पे, रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जाएगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उनको फ्री मिलेगी। बाकी जो एक्स्ट्रा सूर्य जो होगा, जैसे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उसी के तहत आता है, बाकी जो एक्स्ट्रा जनरेट करेंगे वो बेच सकते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट ट्राइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स टू रिन्यूएबल रिसोर्स, ये एक कंजर्वेशन मेथड है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव रिसोर्स जैसे विंड वैन लगाइए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए। एनर्जी इज द प्राइमरी फेस रिक्वायरमेंट, विदाउट एनर्जी ये देश दुनिया हम खुद नहीं चल सकते, तो एनर्जी तो चाहिए, बट डिपेंड करता है आपको एनर्जी कहां से सही चाहिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से या रिन्यूएबल रिसोर्स से। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से एनर्जी लेंगे तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ जितना ज्यादा हम जाएंगे तो उतना ज्यादा आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की खपत कम होगी, कार्बन एमिशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन एटमॉस्फेयर में कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट से हम बच पाएंगे। बात समझ में आ गया। रिसाइकलिंग मतलब जो भी चीज खराब चीजें हैं उसको रिसाइकल करो, उसको वेस्ट की तरह मत फेंको। आजकल सबसे ज्यादा जो वेस्ट जनरेट होता है वो है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट होता क्या है, जैसे एक बल्ब है खराब हो गया उसको फेंक दिया आपने, उसका तो कोई यूज नहीं हुआ ना। मोबाइल खराब हो गया उसको फेंक दिया। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपका घर से निकल रहा है वो तो डिग्रेड नहीं हो रहा है ना, तो दैट इज ई वेस्ट, उसको रिसाइकल कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे पेपर, हमें पता है पेपर बनाने के लिए क्या चाहिए,
बेम्बू कट करना पड़ेगा, बेम्बू से ही पेपर बनता है, पल्प चाहिए, तो इसका मतलब फॉरेस्ट को हम लोग डिग्रेड करेंगे। तो जितना भी पेपर अब इंसानों के पास है उसी को अगर रिसाइकिल कर ले, एक बार लिख लिया बस बेच दो अब, या फिर कहीं पर दे दो, उसी को रिसाइकिल एक्चुअली होता है ये। ओके, रिसाइकिल कर सकते हैं। इनोवेटिव मेथड लाना पड़ेगा, ठीक है, इनोवेटिव मेथड लाना पड़ेगा, इनोवेशन के बिना नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन, जैसे सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये एक इनोवेशन ही तो है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चलन बहुत चली है आजकल। आप पेट्रोल और डीजल के व्हीकल के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल जनरेट कर सकते हो। जैसे एक आता है ना नॉर्मली टॉम जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। वेस्ट कंट्रोल करिए, जैसे बेम्बो इंडस्ट्री हो गया, प्लाईवुड इंडस्ट्री हो गया, इसमें जो वेस्ट जनरेट होता है उसी वेस्ट को यूज करके अगर कुछ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सके तब भी रिसोर्स कंजर्वेशन हो जाएगा। नॉलेज बेस और एडुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में बताना पड़ेगा। एक्चुअली मैं खुद कहता हूं एनवायरनमेंट तो एक सब्जेक्ट हर एक क्लास में होना ही चाहिए, मस्ट। कुछ इनोवेटिव मेथड्स भी बताया जा सके और एक प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों होना चाहिए। एग्जीक्यूशन ऑफ कंजर्वेशन रिलेटेड एक्ट, जैसे आगे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आ गया आपका 1986। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल आ गया 2006, ठीक है, आपका आईयूसीएन का रेड लिस्ट। ओके, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है आपका 2010। ओके, तो इन सब को इंप्लीमेंट करना है अच्छे से, और ताकि फॉर जो रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके। फिर बोला गया प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रिसोर्स रिजर्व, प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रिसोर्स रिजर्व मतलब क्या हुआ कि जो रिसोर्स है उसको प्रॉपरली असेस किया जाए, उसको प्रॉपरली असेस किया जाए, ठीक है। मतलब रिसोर्स ऑफ रिजर्व ऑफ रिसोर्स कितना है और कितना रिक्वायरमेंट होगा भविष्य में, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी के तहत आपको कंजर्वेशन मेथड अप्लाई करना चाहिए। हो गया? सो दैट्स इट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। एंड हो चुका है। आशा है कि आपको ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में कमेंट डालिए, एंड मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा सिलेबस इस पर टारगेट टीचर्स 2025 के तहत पूरा सिलेबस में खत्म करा दूं। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो बोलना, ये पीडीएफ मैं दे दूंगा। मतलब आपका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो है उसी में हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट।